हेलो बॉयज, कैसे हो तुम लोग। चलो हम लोग जो है अब डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन को, जो अपना डे 3 का पार्ट है ना। फ्रिक्शन हमने एनएलएम को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके थोड़ा सा लेंदी वीडियो बनाया है। मैंने पहले ही बोला था ना कि एनएलएम एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एनएलएम से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तुम्हें अगर मान लो कि उतने कॉन्सेप्ट्स का जरूरत नहीं है तो तुम पार्ट 1 को स्किप करके सिर्फ पार्ट 2 को देखो। उसमें थोड़ा सा साउंड कम भी आया है, ठीक है। वो शायद मेरा माइक्रोफोन वहाँ रह गया था, तो तुम लोग उसको हेडफोन से यूज करके देखना। अगर उसमें कोई इशू आएगा तो मुझे कमेंट करके लिख देना कि सर इसमें ज़्यादा इशू आ रहा है, तो मैं उस पार्ट 2 वाले वीडियो को वापस से रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 वाला वीडियो ही तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 वाला कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तब तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख लो, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन जो कि डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है और ये सरफेस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस जो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे और दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच का नॉर्मल फोर्स, यानी कॉम्प्रेशन कितना है। तो दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स पर और सरफेस के नेचर पे, इन दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन जो है अभी फॉर द टाइमिंग जो हमें समझना है, तो ये दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक, है ना। स्टैटिक एंड काइनेटिक। सो सबसे पहले हम लोग बात करें स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर मैं बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो ये फ्रिक्शन होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। अपना वैल्यू को वो खुद ही एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। वो सेल्फ एडजस्टेबल, जिसमें कि इसका जो वैल्यू होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो पहले ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि स्टैटिक में जब ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल हो सकता है, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसी रेंज में वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो म्यू इंटू एन तक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कहां से कहां तक किया जा सकता है, 0 से लेकर के म्यू एन तक। स्टैटिक फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है म्यू एन, जिसको कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, जिसको कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। मुझे उस तरह का थ्योरी पर अभी बात नहीं करना है, वो बोरिंग थ्योरी है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज 0 टू म्यू एन, ये समझ में आ गया। तो अपना ये फोर्स इस बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, सपोज कर लो यहां पर मैंने एक ब्लॉक को रखा, इसका मास है 10 kg, ठीक है। और यहां पर जो है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू है दिया हुआ, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, ठीक है। तुमसे मैं सबसे पहले, अगर तुमने पिछला वीडियो देख लिया है तो मुझे बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू कितना। तो एन बैलेंस करेगा 10G को, बताओ 10G यानी कितना हो गया, ये 100। ऑप्शन सबको क्लियर है, ओके। अब अपना जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एफ एस, ये मोर देन इक्वल टू कितना 0, लेस देन इक्वल टू कितना हो सकता है म्यू एन। म्यू कितना है इसमें 0.3, एन कितना है 100, 0.3 इंटू 100 30। सो ये हो गया ये, यानी अपना इस पर्टिकुलर केस के एग्जांपल वाले में अपना फ्रिक्शन जो है वो 0 से 30 के बीच में वेरी कर सकता है, डन है। अब अगर मैं मान लूं कि मैंने यहां पर सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। ध्यान से, कुछ कंफ्यूजन मत रखना, मैंने यहां पर कितना अप्लाई किया है 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन के हेल्प से मैं इस ऑब्जेक्ट को धक्का देना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसको धक्का दूंगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जरूरी है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स हो वो यहां पर जो सरफेस के, यहां पर जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा हो। समझ में बात आ रहा है। तो ये फोर्स है 10 अप्लाइड, और यहां पर जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लग सकता है 0 और 30 तक, 0 से 30 तक ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। तो अगर हमने 10 को अप्लाई किया तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स यहां पर आएगा, ये फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम, क्योंकि 0 से 30 तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ना, तो ऑटोमेटिकली कितना ले लेगा ये 10। अगर ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, हमने अप्लाई ही किया है 10, तो ये अपना वैल्यू भी कितना ले लेगा 10। तो इसका मतलब अगर स्टैटिक रीजन में बात करें तो स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन का वैल्यू
अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। लेकिन ध्यान में रहे कि स्टैटिक रीजन में अप्लाइड फोर्स, उसके लिए स्टैटिक रीजन होना जरूरी है, स्टैटिक। और स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जिसका वैल्यू 0 से म्यू एन तक जा सकता है। अगर हम यहीं पर मान लो कि अप्लाई कर दे 20, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू भी अपने आप एडजस्ट होकर के 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 25 करें तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू भी एडजस्ट होकर 25 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 40 कर दे 40, तब ये अपने आप को एडजस्ट करके 40 नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, 30 तक। तो इस एग्जांपल में जब तक हम ये अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 30 रखते हैं, अपना फ्रिक्शन का वैल्यू 30 तक में कोई वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। सो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन को लेकर के? दो बातें। तो पहला बात हमें समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है। स्टैटिक कहने का मतलब ही हुआ रेस्ट, स्टैटिक, स्टैटिक कहने का मतलब है रेस्ट, और जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तब तक ये सेल्फ एडजस्टेबल है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा म्यू एन और मिनिमम हो सकता है 0, ठीक है। और इस रेंज में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा। मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ ट्राई किया ड्रॉ करने का, एफ एस वर्सेस एफ अप्लाइड, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मेरी बात सबको समझ में आ गया ना? ये दोनों इक्वल है, यानी ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री, यानी स्लोप का वैल्यू जो होगा वो होगा 1। बताओ स्टैटिक रीजन, ये वर्ड समझ में आ गया? स्टैटिक में तब तक रहेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाया। इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के करते हैं हम लोग। और जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर फिर से एक ब्लॉक लिया, ये मान लेते हैं ये है 20 kg का, और यहाँ पर जो म्यू है वो मान लेता हूँ मैं 0.2। चलो मुझे यहाँ पर बताओ कि F का वैल्यू जो है, F फ्रिक्शन स्टैटिक वाला, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना? तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0 मालूम है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू है 0.2, एन का वैल्यू यहाँ पर आएगा 20g, 20g, सो दैट मीन्स ये बन गया तुम्हारा 2 2 जा 4 यानी 40, यानी एफ एस का वैल्यू जो है वो 40 और 0 के बीच में हो सकता है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, दैट फोर्स इज 10t, दैट फोर्स इज 10t। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मेरा t इक्वल्स टू 0 पर मैं बात करूं, t इक्वल्स टू 0 पर क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जरूरी है कि हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड करे। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 40, तो t इक्वल्स टू 0 पर फोर्स 0, एक्सीड होने की जरूरत ही नहीं है, यानी फोर्स 0 यानी फ्रिक्शन भी कितना? 0। चलो t इक्वल्स टू 1 पर बात करते हैं। t इक्वल्स टू 1 पर बताओ फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? 10 इंटू 1 यानी 10। फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली, तो फ्रिक्शन जो होगा वो इसको अपोज करने का काम करेगा, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन होगा अपोज करने का काम करेगा, फ्रिक्शन भी कितना ले लेगा अपना वैल्यू? बोलो 10, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। चलो t इक्वल्स टू 2 पर मैं बात कर रहा हूँ, बताओ f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20, बताओ फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 20। चलो t इक्वल्स टू 3 पर मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स कितना हो गया? 30, फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 30, सेल्फ एडजस्ट करते जा रहा है। t इक्वल्स टू 4 तक में बताओ सेल्फ एडजस्ट करेगा या नहीं? t इक्वल्स टू 4 40, फ्रिक्शन भी 40। एंड t इक्वल्स टू 5 पर अब बात करो, t इक्वल्स टू 5 पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, बोलो फोर्स कितना हो गया? 50, लेकिन फ्रिक्शन कितना रह जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू पर से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो ये 40 ही रह जाएगा। तो ये इस वैल्यू को और एक्सीड नहीं कर पाएगा और वो ऐसे भी स्टैटिक जोन को क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में 3 बातें तो हमें समझ में आ गया। अब चौथा बात जो हमें करना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्यों लगता है पहले उस पर सोच लो। फ्रिक्शन एक्ट टू अपोज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन एक्ट टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अगर ऑब्जेक्ट को तुम राइट साइड धक्का दे रहे हो तो इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन राइट जाएगा। फ्रिक्शन न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। हमेशा ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए आता है, रिलेटिव मोशन को अपोज, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल्स देने का कोशिश करता हूँ ताकि तुम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को कोरिलेट कर सको। चलो यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 ब्लॉक है। सपोज कर लो
कि हमने इस वाले ब्लॉक को, ऊपर वाले ब्लॉक को हमने यहाँ पर से खींचा, कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, मूव किया नहीं किया वो एक अनदर इशू है। तो जब हमने इस ब्लॉक को आगे खींचा तो ये वाला ब्लॉक आगे जाने का ट्राई करेगा, ये आगे जाने का ट्राई करेगा, सो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल ट्राई टू अपोज इट, अपोज करेगा तो यानी इस पर जो है ये वाले पर फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, ठीक है। ये कौन से वाले पर मैंने बात किया है, ऊपर वाले पर, ब्लॉक 1 यानी M1 पर फ्रिक्शन हो गया F1, ठीक है। लेकिन वहीं पर ये जो फ्रिक्शन होता है वो एक्शन रिएक्शन टाइप का होता है, इसीलिए अगर ब्लॉक 1 पर ये फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है तो ये जो ब्लॉक 2 है उसके भी इस सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा और ये राइट लग जाएगा और वो भी F1 होगा। तो अब बताओ ऊपर वाला F1 किस पर लगा है, M1 पे, और नीचे वाला जो F1 है वो किस पर लग गया है, M2 पे। F1 ऊपर वाला जो है वो M1 को अपोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि M1 आगे जा रहा था, और नीचे वाला जो F1 है वो M2 को आगे ले जाना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि M2 आगे नहीं जा रहा था। तो हमेशा फ्रिक्शन का एक ही काम है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। चलो तो अब इस हिसाब से अगर ये ऊपर वाला जो ये वाला जो फ्रिक्शन है, अगर इसके वजह से अब M2 आगे जाने लग गया तो ये ग्राउंड क्या करेगा, तो ग्राउंड इस M2 पर फ्रिक्शन लगा देगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम F2 बोलेंगे। तो फिर डेफिनेटली ग्राउंड पर अब फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है। चलो इसको अप्लाई करो तो इस पे मान लेते हैं कि हमने फोर्स यहां पे लगा दिया, ठीक है, इस बार फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दिया है, ये है तुम्हारा M2, ये है तुम्हारा M1। चलो तो अब इस पर हम लोगों ने बात करना है। अब बताओ M2 का यहाँ पे मूवमेंट किधर, आगे की तरफ, तो ग्राउंड को लगेगा M2 आगे जा रहा है तो ग्राउंड M2 को अपोज करेगा ऐसे, सो सिर्फ ग्राउंड ही अपोज नहीं करेगा, M1 को भी यही लगेगा कि M2 आगे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, तो M1 भी इसको अपोज करेगा लाइक दिस। तो जो ग्राउंड ने यहाँ पे लगाया वो मान लेते हैं F2, जो M1 ने लगाया वो मान लेते हैं F1। ये नेमिंग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन होता है वो एक्शन रिएक्शन, तो M1 ने इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगाया तो M2 भी M1 पर फ्रिक्शन लगाएगा जो कि राइट होगा, यानी F1। तो ये वाला ऊपर वाला F1 किस पर लगा है, M1 पे जो राइट में लग गया, और ग्राउंड पर मैंने दिखाया नहीं है, तो ग्राउंड पर बताओ तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, तो ग्राउंड ने M2 पर फ्रिक्शन किधर लगाया, लेफ्ट, तो M2 ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो हो जाएगा राइट, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से मैं ट्राई करता हूं समझाने का तुम लोगों को। ये नहीं लगता है कि आप फंसोगे, फिर भी चलो मान लेता हूं कि मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3। चलिए देखते हैं किस पर किधर फ्रिक्शन। तो अब बताओ ये फोर्स लगने से M2 आगे गया तो M3 विल ट्राई टू अपोज इट, तो M2 पर मैं यहां पर उसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहां पर M2 को ड्रॉ कर, F इधर है, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए M2 पर एक फ्रिक्शन जो लगाएगा M3, M3 किधर फ्रिक्शन लगा देगा, इधर, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं F2, और सेम M2 अगर आगे जा रहा है तो M1 भी तो अपोज करेगा, तो M1 जो अपोज करेगा वो भी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, मैं इसको नाम दे रहा हूं F1। होप सो क्लियर है। M2 आगे जा रहा है, so it is getting opposed by M3 also and M1 also. Now let's come over M1. So in which direction M1 will experience the force? तो देखो M1 ने M2 पे लगाया लेफ्ट, so it will experience right, same action reaction. And what about this M3? So M3 has applied F2 in leftward direction, so M3 will experience F2 in forward direction, ठीक है। सो अब ये M3 अगर आगे जाएगा तो M3 आगे गया तो ग्राउंड विल ट्राई टू अपोज इट, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन किधर लगा देगा, पीछे की तरफ, जिसको तुम F3 कह सकते हो, ठीक है। अब बताओ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के दो बातें मुझे समझ में आया है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को लेकर के हमें दो बात समझ में आया है। पहला, फ्रिक्शन acts always along the contact, along the contact surface, along the contact surface, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। और दूसरा,
फ्रिक्शन ऑलवेज एफ ऑलवेज opposes relative motion, ठीक है। एफ ऑलवेज opposes relative motion, ये दो बातें अपने को क्लियर है, इससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। अभी तक में मैंने आपको स्टैटिक समझा दिया और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को समझा दिया। चलो अब बात आता है अपना इस पर बेस्ड कुछ, अगर मान लो इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक आध क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर से एक सपोर्ट ले ली और यहाँ पर एक मास है। सपोज कर ले कि ये 10 kg है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा मान लेते हैं, लेट इट बी 20 kg, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ये है म्यू। तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 20 kg मूव नहीं कर रहा है तो बताओ म्यू का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये 20 kg मूव नहीं कर रहा है, तो अगर ये 20 kg मूव नहीं कर रहा है मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है तो ये इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर देखो शार्प पॉइंट्स बन रहा है, तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स है, तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों में ही टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। टेंशन में अब यहाँ पर सेम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगर अब यहाँ पर बात करते हैं इस वाले स्ट्रिंग में, तो इस वाले स्ट्रिंग में बताइए टेंशन, तो टी ऊपर 10G नीचे, सो टी इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो, 10G यानी 100। ओके, अब आ जाते हैं हम लोगों को इस पॉइंट पर। अब अगर हम लोगों ने इस पॉइंट पर मूव किया, ये यहाँ पर ये एंगल हमें दे देगा, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ मिलेगा। लेट दिस एंगल इज फॉर द टाइम बिंग 45 डिग्री। ओके, तो ये इसको T1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर की तरफ लग गया T1, इधर की तरफ मान लेते हैं T2 और इधर की तरफ मान लेते हैं T3, जो T3 के यहाँ पर इधर लगेगा राइट साइड में, ठीक है। अब ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 हो गया। सो दैट मीन्स T2 का एक कंपोनेंट, T2 cos 45 विल बैलेंस व्हाट, T1। मेरी बात समझ आ रहा है? सो T2 cos 45 जो ऊपर की तरफ गया, इट इज गोइंग टू बैलेंस T1 which value is 10G, so T2 into 1 by root 2 equals to 10G, so T2 equals to कितना हो गया रे, 10G into root 2 यानी 10 root 2G, ऐसे करके समझ लो 100 root 2, ये 100 root 2। ओके, ये वैल्यू हो गया T2 का। अब मान लो कि हमें T3 चाहिए, तो T3 के लिए T2 का ये वाला कंपोनेंट, T2 sin, ये वाला कंपोनेंट T2 sin 45 is going to balance T3, so T2 sin 45 will balance T3। so बताओ तो T2 का वैल्यू कितना आ गया था, 100 root 2, तो 100 root 2 into 1 by root 2 equals to T3, so T3 equals to आ गया हमारा 100, ठीक है। T3 भी आ गया। अब ये जो T3 है जो कि इस ब्लॉक पर लग रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग ये 20 kg वाले ब्लॉक को देखें तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि उस पर फोर्स आगे जा रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक में है। हमसे म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। सो ये T3 इसको आगे खींच रहा है और सरफेस से लग रहा है इस पर म्यू एन अलोंग द सरफेस पे, तो ये म्यू एन इस T3 को बैलेंस कर ले रहा होगा, तो दैट मीन्स म्यू एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, T3। सो म्यू इनटू एन के वैल्यू, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम लोग एन नहीं निकाल पाओगे। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, नॉन डायरेक्शन 20G, तो यानी ये हो गया 20G इक्वल्स टू T3 की जगह पर हो गया 100, सो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 बाई 20, G की जगह पर 10 रख दो, यानी हो गया 0.5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में बनते हैं। ये इजी में ही सही आएगा, ये टफ में से नहीं आएगा, तुम लोग कर पाओगे एग्जाम में। ओके, चलो जैसे कि इसमें अगर टफ क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे ना तो टफ भी बनता है। जैसे एक चेन है, चेन ही मान लो कि हैंग कर रहा है। चलो मैं एक अगला एग्जांपल देता हूँ जो कि तुम लोग ट्राई करना। ये मान लेते हैं कि ऐसा एक चेन है और ये जो है ये ऐसे करके हैंग कर रहा है, ठीक है। वो टोटल लेंथ जो है चेन का, लेंथ ऑफ चेन आप मान लो L है, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन जो है ये हैंगिंग में है और सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। वो बोल रहा है कि इसका कितना फ्रैक्शन, मतलब ये स्मॉल एल अगर हम लोग इसको मान लें
तो कितना फ्रैक्शन हैंग कर सकता है, यानी फ्रैक्शन करने का मतलब L बाई L कितना होगा, सो दैट चेन विल नॉट स्लिप, चेन विल नॉट स्लिप। क्योंकि अगर स्मॉल L पार्ट हैंग कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर L माइनस L पार्ट हो जाएगा। ओके तो इस पर जो लगने वाला वेट है यानी mg एक्टिंग ओवर दिस पार्ट, वो इस चेन को पुल करेगा और इस वाले पार्ट पर जो फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, वो फ्रिक्शन इस नीचे लगने वाले वेट को बैलेंस कर लेगा। मेरी बात नहीं समझ में आया, मैं फिर से यहाँ पर तुझे समझाता हूँ। इस पार्ट पर ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस पार्ट पर एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या ट्राई करेगा कि ये चेन आगे स्लिप ना करे, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पर जो लग रहा है mg, ठीक है, वो mg इस चेन को नीचे गिराना चाह रहा है, तो mg से नीचे गिरना चाह रहा है और ये फ्रिक्शन रोक रहा है। तो जब तक ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेगा ये चेन स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम्हें इसी कंडीशन को डील करना है। ओके तो ये क्वेश्चन जो है वो एक बार आया हुआ भी है, बट स्टिल मैंने तुम्हारे लिए ये एक होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द चेन कैन हैंग सो दैट द चेन विल नॉट स्लिप। क्लियर है ना? कर पाओगे ना? तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसे करेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन जो है उसके कमेंट सेक्शन में दूंगा। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए किसका, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। ये देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग किसको कहते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर इस पर हम लोगों ने इतना फोर्स लगा दिया कि इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो ऐसे में जो नॉर्मल लगेगा और जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारा म्यू एन भी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो दिस रिएक्शन फोर्स व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड का बात नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया R, जिसका वैल्यू ऑब्वियसली स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस ये एफ स्क्वायर। डन है? तो जिस वक्त ये फ्रिक्शन मैक्सिमम है उस वक्त ये रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस वक्त ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ध्यान में दो फिर से, जिस वक्त ये फ्रिक्शन मैक्सिमम है, तो जिस वक्त ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा उस वक्त ये रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा, और रिएक्शन का वैल्यू रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब सोचो कि अगर ये सरफेस स्मूथ होता, तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन होता ही नहीं, ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रिएक्शन फोर्स सीधा एन की तरफ हो जाता, तब फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाता है, जीरो। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वहां का सरफेस स्मूथ है। इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो दैट मीन्स दैट सरफेस इज स्मूथ। बाकी ये एंगल को निकालना बहुत मुश्किल भी बात नहीं है, हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, म्यू, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल होगा ना, ऐसा ऐसा करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं tan थीटा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये हो गया म्यू एन, और ये तो एन है, तो हम लोग इसको बना सकते हैं ये ट्रायंगल बना करके। ठीक है, चलिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, यानी आपको अगर ये थीटा मालूम हो तो म्यू निकाल दो, म्यू मालूम हो तो थीटा निकाल दो। क्लियर है मेरे ख्याल से? डन। चलो ऐसा ही एक और भी कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ये समझो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा कैसा सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा सरफेस लिया वेज टाइप का, जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं ऐसा, तो इससे हम लोग उस सरफेस को उठाते जाते हैं, ऐसे करके उठाते जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है ये एंगल इस बीच में क्रिएट हो रहा है। तो सपोज कर लो कि जब हम लोगों ने ऐसे करके इसको उठाते गया ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जिस एंगल पर ये ब्लॉक इस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिस एंगल पर ये जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइन सरफेस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये है थीटा, द एंगल एट विच ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द इंक्लाइन सरफेस। डन है? तो ये वाला जो एंगल है tan थीटा, इसका भी वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो भी म्यू के ही बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट उसने स्टार्ट ही किया स्लिप करना, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा
यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगे वो फ्रिक्शन तो इधर होगा, तो वो फ्रिक्शन उधर है और mg साइन थीटा तो इधर है, mg साइन थीटा। n आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, यहाँ पर ये mg cos थीटा आ जाएगा, तो n विल बैलेंस mg cos थीटा, फ्रिक्शन विल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये जो mg साइन थीटा है और वो जो f है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो mg साइन थीटा इक्वल्स टू f, जिस f का वैल्यू कितना हो चुका है, म्यू n, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, तो यानी म्यू इनटू n की जगह पर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, सो mg खत्म, ये cos थीटा को इधर लाओ, सो tan थीटा इक्वल्स टू कितना बन गया, म्यू। तो फिर से यही चीज है, एंगल ऑफ रिपोज का भी वैल्यू कितना होता है, म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना होता है, म्यू, लेकिन हाँ दोनों का डेफिनेशन में फर्क है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गया सबको। ओके, नाउ आई विल गो विद काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, ये एक कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट द कांस्टेंट फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, तो डेफिनेटली वो एक वेरिएबल फोर्स है। अप्लाइड फोर्स वेरी करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन भी वेरी कर जाएगा। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट वैल्यू एक कांस्टेंट है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल। और उसी की वजह से अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। बट यस, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, इसका जो वैल्यू होगा ये सीधा सीधा म्यू इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग द सरफेस, डायरेक्शन अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, और किधर लगेगा, ऑपोजिट ऑफ द रिलेटिव मोशन, ऑपोजिट ऑफ द रिलेटिव मोशन, जैसा कि हमने पहले किया। डन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन से जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब बोलोगे वहां का लिमिटिंग भी तो म्यू एन था, ये भी काइनेटिक भी म्यू एन है। हाँ, बात बिल्कुल सही तुम लोग बोल रहे हो। अगर हम लोग काइनेटिक को ऐसे करके लिखेंगे एफ के, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं म्यू के इंटू एन, थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। अपने नीट में इसका कोई जरूरत नहीं है, अपने नीट वाले मानते हैं कि उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है और इधर जो काइनेटिक वैल्यू है वो दोनों सेम है। बट रियलिटी में ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उस लिमिटिंग से स्लाइटली कम होता है, स्लाइटली। मतलब अगर मैं ग्राफिकली तुम्हें समझाऊं, तो अगर ये फ्रिक्शन है और इधर पे ये अप्लाइड फोर्स है, तो अपना ये ग्राफ तो इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि स्टैटिक रीजन में है, और जैसे काइनेटिक स्टार्ट होता है, जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो ये गया लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा और ये ऐसा बन गया। लेकिन हकीकत में अगर रियलिटी में जाएंगे, तो फिर रियलिटी में कैसा होगा कि यहाँ पर से घटेगा एक और फिर ऐसे जाएगा। अब देखो, अब ये जो थोड़ा सा ये ग्रीन लाइन वाला बता रहा है ना कि थोड़ा सा घटा और फिर ऐसे हो गया, तो ग्रीन लाइन वाला जो थोड़ा सा वो डिक्रीज वैल्यू, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो, तो ठीक है, तो वो दैट वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। सो अपने एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम ओरिएंटेड बात में ये रहा और ये रहा, ठीक है। हाँ, बट ध्यान में रखना कि अगर अपने को दो ग्राफ दे दे जिसमें कि ऐसा है एक और दूसरा है ऐसा ऐसा है, तो इन दोनों में से तब सेकंड वाले को सेलेक्ट करना, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो वाला ज्यादा एक्यूरेट है। वो तो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त में कंसीडर नहीं करते, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर छोड़ो ना कितना सही डिक्रीज हुआ है, इट इज बी इक्वल, नन है। ओके, अब जब आप लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शन का भी समझ में आ गया है, तो अब इस पर बेस्ड थोड़े और एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड सबसे पहले मैं बात करूं, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन को बात करते हैं। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो ये अगर एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो यहां पर अगर ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्मूथ है, तो ऐसे में इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स कितना, mg sin थीटा, इधर कितना लगेगा n, इधर कितना लगेगा mg cos थीटा, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो n इज इक्वल टू बोलो mg cos थीटा, तो यानी ये वाला डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये जो mg sin थीटा वाला जो है, ये इसको एक्सेलरेट करवाएगा, जिसके वजह से mg sin थीटा हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m खत्म, सो यानी a इक्वल्स टू कितना बन गया बोलो, g sin थीटा। दैट मींस स्मूथ इंक्लाइन पर हम लोग अगर बात करें, तो स्मूथ इंक्लाइन पर ये जो इसका एक्सेलरेशन है, अब हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना चाहिए कि अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है,
तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। तो स्मूथ इंक्लाइन पर कितना एक्सेलरेशन होता है बोलो, जी साइन थीटा। स्मूथ इंक्लाइन पर कितना एक्सेलरेशन होता है, जी साइन थीटा। स्मूथ इंक्लाइन पर कितना एक्सेलरेशन होता है बोल, जी साइन थीटा। ये याद कर ले, रट्टा मार ले इसको, ठीक है, ध्यान में रहेगा। वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन में स्मूथ वाला पार्ट है। अब मैं आता हूं जब रफ वाला पार्ट आता है, तो रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन, तो अगर मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये यहां पर रखा हुआ है, और इसका जो है स्लाइडिंग नीचे की ही तरफ हो रहा है, इसका स्लाइडिंग नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया जाए, तो देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब ऐसे में पीछे की भी तरफ एक फोर्स आएगा, क्योंकि इसको लिखा करके एन और एम जी कॉस थीटा को देखा के फायदा नहीं है, वो दोनों को तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो पीछे के डायरेक्शन में जो एक फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, तो वो म्यू इंटू एन, यानी यहां पर एक सेकेंड, तुम पहले इतना श्योर हो जाओ कि पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, पीछे के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। अब यहां पर दो तरह के क्वेश्चन से तुम लोग फंस सकते हो। पहला क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि अगर ये मूव नहीं किया, अगर ये स्लाइड करना स्टार्ट ही नहीं किया, स्टैटिक रह गया, तो अगर ये रफ इंक्लाइन है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टैटिक मोड में है, ऑब्जेक्ट वहां रुका हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रुका हुआ है ना, तो एफ का वैल्यू म्यू एन नहीं बोलोगे, एफ का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर यानी एम जी साइन थीटा के बराबर बोलोगे, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक में तो एफ का वैल्यू जो है 0 से म्यू एन तक जा सकता है, तो वो तो अप्लाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ अप्लाइड यानी आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। डन है, ओके। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पर आ गया, स्लाइड कर गया, मूविंग कह लो, दैट इज स्लाइड अगर करने लग गया, स्लाइड करने लग गया, तो अगर ऐसा वाला कंडीशन बना है तब क्या होगा, तब ऐसे में ये फिर यहां पर नीचे की तरफ कितना फोर्स आ गया, एम जी साइन थीटा। फिर यहां पर जब फ्रिक्शन लगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू को अब तुम यूज करोगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन के जगह पर यूज कर सकते हो तुम एम जी कॉस थीटा। तो अब बताओ यहां पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर नेट फोर्स बाय मास विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन के जगह पर जो हम लोग नेट फोर्स बाय मास लिखेंगे, दैट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। इट्स द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ये रफ इंक्लाइन पर डाउनवर्ड स्लाइड करता है, तो अगर रफ इंक्लाइन पर ये डाउनवर्ड स्लाइड करता है, तो रफ पे डाउनवर्ड तो कितना का एक्सेलरेशन बनता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कितना का एक्सेलरेशन बनता है बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कितना का एक्सेलरेशन बनता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहां पर एक चीज और भी तुम्हें वेरिएशन सिखाता हूं। ऐसा पॉसिबल है ना ऐसा पॉसिबल है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी हो, मान ले कि इसका पास वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है, और अब जो है ये रिटार्ड हो रहा है, ये रिटार्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल थीटा है और इसका वेलोसिटी अब घट रहा है, यानी ये आगे यहां पर आकर के रुक जाएगा। ऐसा अगर मान लो उसने बोला कि रिटार्ड होकर के रुकने वाला है, तो ऐसे वाले केस में ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि नीचे का फोर्स एम जी साइन थीटा और ऊपर में जो ये अलोंग द इंक्लाइन जो लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि स्लाइड हो रहा है, इन दोनों में से फ्रिक्शन ही ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसमें अगर हमसे रिटार्डेशन पूछ लिया जाए, रिटार्डेशन का वैल्यू, तो रिटार्डेशन जैसे एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में तब वही वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तब इसके जगह पर लिखना म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। अब देख, मैं तुझे पिछले में सिखाया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और वहां पर है रिटार्डेशन जो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना, एक्सेलरेशन मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है और रिटार्डेशन मतलब वो वाला फोर्स बड़ा है, ठीक है। तो ये वर्ड को ध्यान में रखना कि जा रहा डाउन ही एक्सेलरेट या रिटार्डेट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, ओके। अब इस पर एक और आपको वेरिएशन सिखाता हूं। सपोज कर लो कि ये इंक्लाइन ही है, इंक्लाइन ही है, लेकिन इस इंक्लाइन पर इसे ऊपर की तरफ मूव करवाना है, अलोंग द इंक्लाइन ही हमें ऊपर की तरफ मूव करवाना है।
तो ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर हमें ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो इस ब्लॉक पर mg sin थीटा किधर लगेगा? नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जाना है तो यानी फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यानी यहां पर जो F है वो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा दोनों को ही ओवरकम करके तब जाएगा। समझ में बात आया? तो अगर F मिनिमम का बात करूं तो F मिनिमम ऊपर जाने के लिए तब तो ये mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर होना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स टू मूव अप। समझ में बात आया? हाँ, अगर और ज्यादा फोर्स लगाओगे तब इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन अगर आया तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा F माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू ma। ये वाला का काम तुम्हें नहीं पड़ेगा, तो आपको इसका काम पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मिनिमम फोर्स टू मूव अप। तो इंक्लाइन प्लेन में से मैंने तुम्हें जितना भी सिखाया है उस सबको एक बार रिकॉल करो। बताओ, अगर ये सरफेस स्मूथ है, कितना का एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड जाएगा? जी साइन थीटा। अगर यही सरफेस मान लेते हैं रफ है, अगर यही सरफेस रफ है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक कंडीशन पर है तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, सरफेस रफ है और ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोड में, तो अगर एक्सेलरेटेड जा रहा है तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अगर मान लेते हैं कि ये नीचे ही जा रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड ना होकर के ये अगर रिटार्डेड है तो यानी म्यू जी cos थीटा माइनस जी sin थीटा। और लास्ट हमने आपको सिखाया कि मिनिमम कितना फोर्स लगाने पर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं, तो दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। क्लियर हो गया इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड? तो ये क्वेश्चंस थे। इस पर मैं एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करता हूं, जस्ट एक क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग सोच पाते हुए नहीं। जैसे मान लो ये इंक्लाइन है, आधा पार्ट इसका स्मूथ है, आधा पार्ट इसका रफ है। यहां से हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ये पहले एक्सेलरेट होगा क्योंकि स्मूथ है। कितना का एक्सेलरेशन होगा बोल? जी साइन थीटा, a1 नाम दे दे। फिर इस वाले पार्ट में ये जो है ये रिटार्ड होता है क्योंकि ये वाला पार्ट रफ है, और यहां पर आकर के ये फिर से रुक जाता है, रेस्ट। मतलब आधा पोर्शन, आधा स्मूथ और आधा रफ, एग्जैक्टली हाफ हाफ, आधा स्मूथ आधा रफ। तो इसमें सीधा बात होता है कि हाफ पोर्शन का जितना एक्सेलरेशन होगा नेक्स्ट हाफ पोर्शन का उतना ही रिटार्डेशन होना चाहिए, अगर उसे रेस्ट से रेस्ट पर आना है तो। क्योंकि हाफ पोर्शन में वो एक्सेलरेट होगा, जो भी स्पीड गेन करेगा उस स्पीड को फिर घटना भी तो सेम डिस्टेंस मिला है घटने के लिए, यानी रिटार्डेशन का वैल्यू भी उतना के बराबर होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसमें क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रिटार्डेशन। ठीक है, और ऐसे में वो आपको पूछ लेगा क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने कितना बोला स्मूथ वाले लाइन पे, तो जी साइन थीटा। रिटार्डेशन का वैल्यू इस वाले लाइन पे क्या बोलोगे, बोलो तो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, है ना। तो बेसिकली उसको इधर ले आओ, तो 2g साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा, जी खत्म हो गया, कॉस थीटा को इधर ले आओ यानी म्यू इक्वल्स टू बन जाएगा 2 tan थीटा। ऐसे भी टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी समझो एक और कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा ट्रिकी। मान ले कि जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पर ही है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा। हमसे पूछ लिया जाए कि इस पर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पर है। तो ऑब्वियसली F इज इक्वल्स टू हम लोग कितना बोलेंगे, बोलो तो mg sin थीटा, वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg sin थीटा और नीचे पीछे की तरफ क्या लगे F। अब इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ट्रिक बनाएगा, कैसे, यहाँ पर है और इधर पे हमने इसको एक सपोर्ट से ऐसे लगा दिया, हमने एक सपोर्ट से मतलब एक स्ट्रिंग का हेल्प दे दिया उसको, अब भी तो रेस्ट पर ही है। अब बताओ कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, तो भाई साहब इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टेंशन ने mg sin थीटा को बैलेंस कर रखा है, तो T है बैलेंस्ड mg sin थीटा, तो इस केस में तब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रह जाएगा, 0। देखो अगर वहां पर स्ट्रिंग नहीं है तो F बैलेंस करेगा इसको,
एंड अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। ये सब एक ट्रिकी क्वेश्चन में का एक एग्जांपल है। ठीक है, चलो फिर से नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक ये वॉल है, इसको हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को चिपकाया और इसको हमने एक धक्का दे करके रखा है कुछ फोर्स F से। वो कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये गिर नहीं रहा है, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। तो ऐसे में बताओ कि यहाँ पर ये सरफेस का म्यू कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो नहीं गिर रहा है मतलब नीचे तो mg लग ही रहा है ना, तो इस mg को कोई तो है जो बैलेंस कर रहा है। तो अपना फोर्स इस mg को तो बैलेंस नहीं कर रहा क्योंकि अपना फोर्स तो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल। तो इस mg को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर एक फोर्स है एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन, जो कि ऐसे अलोंग द सरफेस लग रहा है। तो अलोंग द सरफेस यानी F इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया बताओ, mg। और वो हमसे पूछ रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स हम लगाएं जिससे कि ये स्लाइड ना हो, ये गिरे नहीं। तो F जो है वो यहाँ पर ये कांटेक्ट पर ये N बन जाएगा, N। समझ में बात आ रहा है, N। ये N और ये F आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यानी F अगर अपना मिनिमम है तो N भी तो मिनिमम हो जाएगा। तो F के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ फ्रिक्शन के जगह पर म्यू N इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। अब N अगर अपना मिनिमम हो जाएगा यानी म्यू इंटू N के जगह पर F लिख दिया इक्वल्स टू mg, तो ऐसे में म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg बाई F। समझा। तो ये म्यू का तो मैक्सिमम बन जाएगा, है ना, क्योंकि F मिनिमम है सो म्यू मैक्सिमम, ऐसे वर्ड्स का वो यूज करेगा। तो फिलहाल के लिए वो मिनिमम मैक्सिमम ना भी बोले तब भी म्यू को mg बाई F आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अभी यूज किया है अलग अलग तरीके से। एक मैं लास्ट थोड़ा सा टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस पे जाने का सोच रहा हूँ, टू ब्लॉक सिस्टम पे। ठीक है, चलो टू ब्लॉक सिस्टम ये लास्ट होगा अपना एग्जांपल इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टू ब्लॉक सिस्टम। तो टू ब्लॉक सिस्टम में सपोज कर ले ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। हमने फोर्स मान लेना है कि यहाँ पर लगा दिया और नीचे वाला जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, ये ऐसे करके मान लो। ठीक है, तो ओके, पहले स्मूथ से पहले हम लोग ये स्मूथ हम लोग बाद में करेंगे। ये नीचे वाला सरफेस भी रफ है, ये वाला भी सरफेस रफ है, लेकिन वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग मतलब स्टैटिक कंडीशन का हम पहले बात करें। तो ऐसे में यहां पर बताओ कि फ्रिक्शन कितना है या यहां पर बताओ कि फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर फ्रिक्शन क्या है। दो ब्लॉक है, दोनों ही जगह पे कहीं पर भी मान लो कि स्मूथ नहीं है, दोनों ही जगह पर रफ है, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यूज पूछ रहा है। हाँ, ये कंडीशन दिया कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, तो ये ऑब्वियसली स्टैटिक का एग्जांपल होगा। अगर M2 मूव नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, बताओ। M2 अगर मूव नहीं कर रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन इधर लगा वो इस F के बराबर है। तो अगर मैं इसको F1 लिख दूं तो बताओ F1 किसके बराबर हो गया, F के। मेरी बात समझ आया। और वही सेम F1 इस पर तो आगे लगेगा, तो वो F1 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, यहां पर से ये F2। तो यानी ये जो F2 होगा वो किसके बराबर हो गया, F1 के। और F1 अल्टीमेटली किसके बराबर है, F के। तो इस हिसाब से अगर देखो तो अगर मान लो कहीं कुछ नहीं है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो पहला सरफेस पर फ्रिक्शन वैल्यू भी F के बराबर और दूसरा सरफेस पर फ्रिक्शन वैल्यू भी F के बराबर। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन का एक एग्जांपल होगा। इसमें थोड़ा सा अगर टफ आ जाए तो वो क्या कैसे आएगा, ये पहला देगा आपको स्मूथ, जैसे यहीं पर हम मान लेते हैं फोर्स लगा दिए, ये M1 है ये M2 है। ओके, वो आपको ऐसे करके बोलेगा कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे सो दैट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो कि हम लोग लोअर ब्लॉक पर अप्लाई किए हैं, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये अगर मान लेते हैं अपना एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए पहले मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझाऊं तो यहां पर आ जाओ M1 के ऊपर। M1 के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं। तो M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो M1 को मूव करवाने के लिए कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, जो हमने लगाया हो नहीं है। तो M1 पर जो फोर्स लग सकता है वो है सिर्फ फ्रिक्शन, M1 पर जो फोर्स लग सकता है वो है सिर्फ फ्रिक्शन। तो अब यहां पर देखो M2 है, ये M2 पर हमने फोर्स लगाया था, तो ऑब्वियसली M1 तो इसको अपोज करेगा ना, यहां पर से तो फ्रिक्शन F लगाएगा।
तो अगर M2 पर फ्रिक्शन पीछे लगा है तो M1 पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। समझ आ रहा है, M1 पर फ्रिक्शन किधर लग गया, आगे। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब इस सरफेस पर एन का वैल्यू मतलब कितना, तो म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी, ये ऊपर वाला M1 जी। क्लियर हुआ। मैंने बोला कि M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M1, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको ध्यान में रखना, डायरेक्टली भी पूछ लेता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M1 मतलब फोर्स बाय मास, यानी F बाय M1, दैट कैन बी ओनली म्यू जी। ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, जिस पर कि हमने फोर्स नहीं लगाया है, उसका एक्सेलरेशन हो सकता है म्यू इंटू जी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक कैन बी ओनली हाउ मच, म्यू इंटू जी। अब अगर तुम्हारा ये अप्लाइड फोर्स जो कि कंबाइंड सिस्टम पर ही अब काम करेगा और ये चाहता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जाए, तो नन ऑफ द ब्लॉक शुड हैव द एक्सेलरेशन मोर देन म्यू इंटू जी। समझ आ रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी ही हो सकता है, उससे ज्यादा उसका होगा नहीं, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तब तो ये आगे चला जाएगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन वहीं पर लिमिटेड है। तो इसका मतलब the combined system should have a maximum value of acceleration equal to mu into g. So f max अगर उसने पूछा था for what max up to what maximum value of f both the blocks will move together, तो उसका एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे में तो स्मूथ ही है, तो यानी टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, और जो कंबाइंड एक्सेलरेशन का वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम वो है म्यू जी, सो म्यू इनटू जी। सो दिस इज आवर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने दो बातें तुमको सिखाया। ये भी पूछा जा सकता है कि अपर ब्लॉक कैन हैव व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सो ये भी मैंने सिखाया। तो अपर ब्लॉक क्या सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है, म्यू जी। ठीक है। और कंबाइंड का भी मैक्सिमम अगर म्यू जी है तभी ये साथ साथ जाएगा, एल्स प्रॉब्लम। मेरी बात सबको समझ में आ गया? ओके। सो ये था अपना फ्रिक्शन का डिस्कशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन में सिखाऊंगा, तो उसमें भी फ्रिक्शन का यूज आएगा। इसको पहले देख लेना, तभी आप सर्कुलर का रिवीजन करना। चलो, थैंक यू।